हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। देखो, कल बात कर रहे थे अपन मैक्सिमम मिनिमम में, है ना। उसी में आगे देखते हैं। लिखो, सवाल लिखो। u इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब 1 - x - y। एक्स क्यूब वाई क्यूब 1 - x - y। और चेक करना है कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमा बनेगा। इसको वाई स्क्वायर करना बेटा ना। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 - x - y। बताओ, देखिए। क्या आ रहा अभी पॉइंट क्या आएगा इसका? बिंदु या पॉइंट क्या आएगा? बताओ, देखें। 1/2 और 1/। ठीक है, करो, देखें।
तो पॉइंट तो आ रहा है क्या, पॉइंट ही नहीं आ रहा? क्या आएगा मैक्सिमा मिनिमा, क्या बनेगा? अगर पॉइंट आ रहा है तो भी क्या बनेगा? आर नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो ऐसा ही करेंगे, पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो पहले यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस एक्स क्यूब का होगा, भाई वाई स्क्वायर का तो होगा नहीं। तो ये कितना हो गया, 3x²। वाई स्क्वायर को भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसके बाद इन दोनों को तो छोड़ देंगे, तो ये हो गया x³ और कितना हुआ y²। अब इस ब्रैकेट का करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का कितना -1, तो बाहर कितना लग गया आपके पास माइनस, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे, देखो कितना होगा, y का होगा, x का तो होगा नहीं, तो कितना होगा 2x³ इंटू वाई। इसको छोड़ देंगे एक बार। इसके बाद अगली बार इसका होगा नहीं, x³ इंटू y²। यहाँ से इस ब्रैकेट का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा -1, तो ये आ गया। अब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन हम पढ़ के आते हैं कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल, और डेल यू अपॉन डेल वाई भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। यही होता है अपने पास। अब देखो जैसे ही दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये समीकरण आएंगे आपके पास, 3x² y², 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x³ y² इक्वल टू कितना 0। और ये हो गया 2x³ y, और ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x³ y² इक्वल टू कितना 0। अब दोनों इक्वेशन 0 के बराबर है, या तो ऐसे समझ लो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। या दोनों को इसमें से इसको क्या कर लो, माइनस। माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सोल्व करना दोनों को, तो माइनस कर लें चाहे इक्वल करके कैंसिल कर लें, एक ही बात है वो तो। अब हमने कर लिया इन दोनों को माइनस, इसको कोई नंबर दे दो, 1 नंबर इक्वेशन, और इसको क्या दे दिया, 2 नंबर। अब मान लो दोनों को माइनस कर लिया मैंने, 1 माइनस कितना कर लिया है, समझ लो 2। तो माइनस करते ये तो क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से देखो एक तो कॉमन कौन आ रहा है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये कॉमन आ रहा है आपके पास। और यहाँ से देखें तो ये कितना कॉमन आ रहा है इसमें से, x² और कितना y, पीछे कितना बच गया, 3x माइनस कितना 3y माइनस कितना 2x, ये बच गया 3y माइनस कितना हो गया 2x, और इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से देखो इस ब्रैकेट से कुछ मिलेगा, नहीं तो इससे कुछ हो रहा, ये 0 में वैसे जा रहे हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो एक पॉइंट तो कितना आता है इसमें 0,0। तो 0,0 का तो कुछ होगा नहीं, करके देख भी सकते हैं आप। यहाँ से देखो इस वाले ब्रैकेट से क्या मिल रहा है, y इक्वल टू कितना मिल रहा है 2/3, कितना मिल रहा है x। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि एक x की वैल्यू निकाल लो और उसको किससे गुणा कर दें, 2/3 से, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। अब इस y की वैल्यू को चाहे तो 1 नंबर में काम में ले लो, चाहे किस में ले लो, 2 में। भाई ये जो समीकरण है किसके अंदर है, xy के अंदर। अब पूरा समीकरण किस में बन जाएगा, या तो x में बना लो या किस में बना लो, y में। तो देखो इस वैल्यू को हम 3 नंबर दे दो, 3 की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, 1 में। तो समीकरण 3 से वैल्यू किस में पुट करेंगे, 1 में, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, ये तो हो गया 3x² y² करेंगे यहाँ से देखो, तो ये हुआ 3x² और y² का मतलब हो गया 4/3, x की पावर 9 हो गया ना। तो ये हो गया 4/9 और x², ऐसा ही बना। अंदर देखें तो ये हो गया 1 माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस x का x रहने दें, और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है, 2/3 x, और आगे है माइनस x³। तो x³ इंटू कितना है y²। चाहो तो इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो इसमें से भी क्या लिख सकते हैं, कॉमन। तो कम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास x³, तो x³ को तो x³ रहने दो, और क्या बच रहा है y²। तो कितना हो गया बेटा 4/9, और कितना हुआ x², और इक्वल टू कितना हो गया 0।
अब पूरा सवाल किसके अंदर बन गया, समीकरण किसमें हो गया, x में। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। देखो ये तो पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x की पावर 4, 4/9 किस में चला गया, 0 में। तो ये बच गया 3 और x की पावर 4 भी चली गई, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस, यहाँ से एलसीएम ले सकते हो लेना चाहो तो ये हो गया 3 माइनस कितना हो गया 3x, माइनस के कितने हुए 2x, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1x और इक्वल टू कितना 0। अब सोल्व कर लो इसको, कितने हो गए 9, ये कितने हो गए 5, 5 गुणा 3 कितने हो गए 15x और माइनस कितना हो गया x, ऐसा ही बना क्या, और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0। तो यहाँ से कितने हो गए 16, गड़बड़ है क्या, अच्छा बटे 3 भी है ना, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है ना भाई, एलसीएम लिया है ना 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हटा देते हैं। तो ये तो कितना हो गया 3 माइनस कितने हो गए 5x और माइनस कितना हो गया x इक्वल टू 0। तो कितना बन गया 6x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब x की वैल्यू कितनी आई 1/2, ये x की वैल्यू यहाँ काम में ले लो 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/3। तो पॉइंट कितना हो गया, बिंदु या पॉइंट हो गया 1/2 कोमा कितना हुआ 1/3। अब तो कैलकुलेशन है दोबारा से, अब किसकी वैल्यू निकालनी है r की, r की वैल्यू देखेंगे तो इसका 2 बार करना है वापस से। तो क्या करें, देखो यहाँ भी u इंटू वी होगा और आगे भी क्या होगा, आगे तो एक ही है, चलो कोई बात नहीं। तो r की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो गया 6x और कितना हुआ y², 1 माइनस एक्स माइनस कितना हो गया y। फिर क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 3x² इंटू कितना y², और यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बचेगा माइनस, और यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा माइनस 3x² इंटू कितना हो गया y², यही बना भाई। इसका भी x के रेस्पेक्ट में गया तो x³ का कितना हो गया 3x² y² हो गया। अब ये प्लस हो जाएंगे, r के बाद में क्या निकालेंगे s का मतलब अब किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, इस x वाले का अब किसके रेस्पेक्ट में y के, तो y भी यहाँ भी है और इसके अंदर भी है, तो देखो कितना हो गया y² का करेंगे तो कितना होगा वही 6x² इंटू वाई, 1 माइनस एक्स माइनस कितना हो गया y, फिर हो गया 3x² इंटू y², साइन किसका आएगा यहाँ से माइनस का, तो माइनस, फिर आगे करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा 2x³ इंटू कितना आएगा y। ऐसे t निकालेंगे, t का मतलब 2 बार y के रेस्पेक्ट में, तो 2 बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y इसमें भी अंदर भी है, तो देखो क्या होगा, ये हो गया सर 2x³ y का हो गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर क्या होगा, इसका तो होगा नहीं 2x³ y का, तो अंदर होगा तो कितना आएगा माइनस, इसका करेंगे तो कितना होगा माइनस का 2x³ इंटू कितना होगा y। ये 3 वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या रखने पड़ेंगे पॉइंट, तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी जरूर है, करो देखे क्या वैल्यू आ रही है। 1/2 1/3 रखने हैं, कैलकुलेशन करने से कोई नुकसान नहीं है ना, सवाल एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटी कैलकुलेशन का आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने से कोई नुकसान नहीं है। किसी को लग रहा है कि मैं गुणा करूं तो कुछ कम हो रहा है अंदर से, तो फिर तो मैं कर दूं भाई, और तो क्या करूं, है ना।
देखो रिजल्ट ये आनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ, वैल्यू तो पुट करूंगा नहीं भी। और इसका आना चाहिए 1/12 और इसका 1/8 है ना। अब क्या चेक कर लेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना हो गया, आर टी तो 1/72 हो गया माइनस 1/144। अब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, छोटी। तो आंसर से कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। हमें तो प्लस माइनस देखना है। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, छोटी, तो ग्रेटर देन 0 है। और आर की वैल्यू किसकी है बेटा, माइनस की। माइनस 1/9 मतलब लेस देन 0। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा और आर 0 से छोटा, तो क्या बनेगा, उच्चिष्ट या मैक्सिमा। इसका मतलब जो आपके पास बिंदु या पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 1/2 1/3, इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, उच्चिष्ट या क्या मिलेगा, मैक्सिमा। इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, उच्चिष्ट या मैक्सिमा। तो कैलकुलेशन करने से कोई नुकसान नहीं है। या लग रहा किसी को तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल लिखा दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सवाल खत्म। लिख लिया कि अभी अगले पे चलें। अवकलन कर ही दिया, मान मैंने लिख ही दी, और क्या रह गया, है ना। मुख्य समस्या तो यही थी कि गुणा कौन करे। देखो अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, u इक्वल टू 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। करो देखिए, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 माइनस में माइनस वाई टू द पावर 4। बताओ। अलग अलग ही आते हैं हर सवाल में, क्या पता था। बहुत सारे आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है।
क्या वैल्यू आ रही है अभी? 0 0। और ही तो पूछ रहा हूँ, 0 0 तो आ ही रही है। उसमें रख के देख सेटिस्फाई हो रहा है क्या भाई। आंसर जो पॉइंट आता है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए दोनों इक्वेशन। देखो देखे कर रहा है क्या। नहीं कर रहा ना? हाँ देखो बोर्ड पे देखो भी। अच्छा सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा लास्ट में जाके, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके। वैसे आसान है, कैलकुलेशन इतनी है नहीं। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा भाई? पहले किसका होगा? पावर का। तो कितना होगा? 4। और ये हो गया x माइनस वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x का 1, y का कितना हो गया? 0। ठीक है। माइनस ये कितना हो गया बेटा? 4x3। इसके बाद हम करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। तो पहले तो किसका होगा? पावर का। तो ये हो गया 4 x माइनस वाई, लेकिन इस बार अंदर कितना है? -1। तो ये हो गया माइनस। यहाँ इसका तो होगा नहीं, इसका होगा कितना? 4x3। अब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन के लिए क्या कहता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डेल यू अपॉन डेल वाई भी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब देखो दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ। जैसे ही इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 4 तो किस में चला जाएगा? 0 में। इतना समझ रहे हैं? तो ये कितना हो गया? x माइनस वाई और माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू कितना? 0। इसको भी जैसे 0 के इक्वल टू पुट करूंगा तो किस में चला जाएगा? 0 में। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया माइनस वाई क्यूब, है ना? और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 0। यही दो इक्वेशन है भाई। इक्वल टू 0 है तो 4 तो कॉमन है, किस में चला गया? 0 में। अब दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर लें। दोनों इक्वेशन को क्या कर लें? प्लस। प्लस करने से ये पार्ट तो क्या हो गए? कैंसिल भाई। प्लस करने से ये पार्ट तो हो गए कैंसिल। कितना बचा? माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो माइनस कॉमन आके किस में चला गया? 0 में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्मूला सीख गए, क्या बात है। चलो इसके बाद देखो, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा भाई, इसमें तो एक्स वाई पावर में आ रहे हैं। यहाँ से एक बात पता चल रही है कि x इक्वल टू कितना है? माइनस वाई। या ऐसा लिख सकते हो y इक्वल टू कितना है? माइनस एक्स। एक बात पता चली है कि y किसके बराबर है? माइनस एक्स के। इस वैल्यू को चाहे इसमें काम में ले लो चाहे इसमें काम में ले लो, किसी में भी रख देंगे। तो देखो इसको एक नंबर में पुट कर देता हूँ। समीकरण 1 से हम बाई इक्वेशन फर्स्ट देखो, एक y इक्वल टू कितना रख रहे हैं? माइनस एक्स। तो यहाँ रखेंगे x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू कितना? 0। ये हो गया बेटा 2x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से देखें x तो मैंने कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहाँ से पॉइंट आ रहा है, एक तो x इक्वल टू 0 और एक आएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस का और एक किसका? माइनस का। तो x एक अंडर रूट 2 प्लस का और एक अंडर रूट 2 किसका? माइनस का। ठीक है। अब वैल्यू किसकी मिल गई? x की। अब x वाली वैल्यू के क्या लगा दो? माइनस। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। ये पता चल रहा है यहाँ से। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर प्लस वाले के साथ कितनी आएगी? माइनस। और माइनस वाले के साथ कितनी आएगी? प्लस। तो ये 3 पॉइंट बन गए। एक तो कौन सा? 0,0। एक पॉइंट कौन सा हो गया? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। और एक पॉइंट हो गया माइनस अंडर रूट 2 कितना हो गया? अंडर रूट 2। कितने पॉइंट हो गए? 3। भाई सवाल में 3 ही तो पॉइंट हो गए अपने पास। 0,0 अंडर रूट 2 कितना हो गया? माइनस अंडर रूट 2। और यहाँ से देखें तो माइनस अंडर रूट 2 कितना हो गया? अंडर रूट 2। ये 3 पॉइंट हो गए। अब क्या जरूरत है? आर एस टी की। तो आर का मतलब है 2 बार विद रेस्पेक्ट किसके? एक्स के।
तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से तो कितना आएगा बेटा 4 माइनस यहाँ से कितना आएगा 12x²। तो ये हो गया 4 माइनस कितने हो गए 12x²। इसके बाद देखो आर एस देखेंगे, एस कितना आएगा y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो माइनस के 4 ही बचेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में कितना हो गया -4। t देखेंगे तो यहाँ से देख लो, यहाँ देखो दोबारा से करेंगे तो -4 और ये कितना है -1, तो कितने हो गए प्लस, तो ये तो हो गया +4 माइनस के कितने हो गए 12y²। अब एक बार तो पॉइंट क्या रखेंगे 0 0, तो जैसे 0 रखेंगे ये कितना बचेगा 4। सब पे चेक कर लेते हैं, देखो वैसे 0 पे कुछ होना तो नहीं चाहिए। 0,0 पर 0,0 पर देखेंगे RT माइनस कितना s²। अब देखो RT यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 तो कितने हो गए 16 माइनस और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो रहा है 0। जब RT माइनस s² 0 आ जाता है तो कौन सा केस है डाउटफुल केस या संदिग्ध स्थिति है आपके पास, तो इससे तो कुछ होगा नहीं, छोड़ दो इसको। तो अब बात करते हैं किस पे, बात किस पे करते हैं √2 माइनस √2 पर। इस पे देखो RT माइनस s² कितना आएगा बताओ, देखें यहाँ रखेंगे कितना √2, तो कितना हो गया 2, तो 24 माइनस तो कितने हो गए माइनस के 20। यहाँ माइनस रखो चाहे प्लस रखो ये भी कितने हो गए माइनस के 20, तो कितने हो गए 400 माइनस इसका स्क्वायर 16। अब कुछ भी रिजल्ट आए लेकिन किससे बड़ा आएगा 0 से, रिजल्ट किससे बड़ा आएगा 0 से। और r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू कितनी आ रही थी -20 आ रही है ना अभी, तो r की वैल्यू कितनी है -20 लेस देन क्या है 0, तो क्या मिलेगा उच्चिष्ट या मैक्सिमा। इस पॉइंट पे क्या आएगा उच्चिष्ट या मैक्सिमा। अगले पॉइंट पे बात करें, अगले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिख रहा होगा, चाहे इधर माइनस लगाओ चाहे इधर प्लस, क्योंकि यहाँ रखा तो क्या जाना है स्क्वायर, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया -√2 √2 पर भी यही आएगा। RT माइनस s² कितना आएगा 400 माइनस 16, जितना ही बचे 0 से बड़ा r कितना आएगा -20 लेस देन 0, इसका मतलब इस पे भी क्या मिलेगा उच्चिष्ट या क्या मिलेगा मैक्सिमा। भाई देखो सवाल जो भी होता है समीकरण सीधा सा कंसेप्ट रखा करो कि डायरेक्ट कुछ दिख रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो इनको पहले इनको सोल्व किया करो। इनको सोल्व करने से कोई आंसर नहीं आएगा, अपन क्या चाहते हैं इनको सोल्व करते उत्तर आ जाए, तो इनको सोल्व करने से ऐसा कुछ भी बन जाता है कि y किस में आ जाए x में, या x किस में आ जाए y में, उसको ऊपर ले जाके रख देंगे तो पूरा सवाल या तो किस में बनेगा x में, या पूरा समीकरण किस में बन जाएगा y में। अब एक चर में बनते ही फिर तो सोल्व कर ही सकते हैं, तो फिर सोल्व हो जाएगा। ऐसा ही पिछला सवाल हुआ था। बाकी एग्जाम में ऑप्शन से बहुत सहायता मिलेगी आपको कि ऑप्शन में बिंदु लगभग मिलेगा।
अब इसमें कंफ्यूज इसलिए करता है कि अपन सोचें कि यार एक माइनस इधर हो रहा है एक इधर हो रहा है, वो दोनों पॉइंट देगा। तो अपन देखेंगे एक में उच्चिष्ट हो रहा है तो एक में निम्निष्ठ, कि माइनस इधर उधर बदल गया, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट पे नहीं पूछेगा, इसमें एक ही ऑप्शन में या दो अलग अलग फिर दोनों दे देगा, तो दोनों ही पॉइंट पे क्या मिलेगा, उच्चिष्ट, इसलिए सवाल खास है। कि वहाँ अपन देखते हैं कि एक माइनस हो गया तो निम्निष्ठ हो जाएगा, दिमाग चलता है ना वहाँ थोड़ा तेजी से, तो इसलिए। और आपको जो तुक्का लगे उसको छोड़ के दूसरा ऑप्शन लगा दिया करो, सही हो जाएगा, है ना। ये होगा ही होगा, है ना, खुद जो गुणा बैठाते हो उससे उल्टा सोच लिया करो, सही हो जाएगा सवाल। लिख लिया तो लिखे भी अगला सवाल। अगला देखो, अगला दिया हुआ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर 6x प्लस 2y। बताओ, आसान है सवाल, सवाल देख के नहीं घबराना, है ना। ए की पावर है भाई 6x प्लस कितना 2y, है ना। ठीक है, तो u इंटू वी से हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, अवकलन, तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्या पॉइंट आ रहा है अभी? क्या पॉइंट आ रहा है? ऐसा देखा नहीं मैंने। -1/2 -1/2 ये कहाँ से आ गया? सेटिस्फाई भी तो होनी चाहिए भी इक्वेशन। देखो डेल यू अपॉन कितना होगा, डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना होगा 2x। इसका कर लिया तो इसको छोड़ना पड़ेगा। e की पावर 6x प्लस कितना होगा 2y प्लस, इस बार इस ब्रैकेट का नहीं होगा तो e की पावर क्या कहता है जैसा का जैसा ही रहेगा। और फिर पावर का होगा 6x का तो कितना आएगा 6, फिर पावर का होगा तो कितना आएगा 6। यही गलत किया होगा है ना, सही किया है। डेल यू अपॉन डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होगा तो कितना होगा 2y, इसको हमने छोड़ दिया e की पावर 6x प्लस 2y। अगली बार इस ब्रैकेट का तो होगा नहीं, इसका होगा तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हो गया वाई स्क्वायर। ई क्या कहता है एज इट इज रहेगा। फिर पावर का होगा तो 6x का तो होगा नहीं, 2y का कितना आएगा 2, यही बना। अब इक्वल टू क्या पुट करने हैं 0, तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, और डेल यू अपॉन डेल वाई भी इक्वल टू क्या पुट करना आपको 0। अब यहाँ से देखो e की पावर तो कॉमन आ रहा है इसमें, तो कॉमन लेके लिख देता हूँ मैं। e की पावर कितना हो गया 6x प्लस 2y। यहाँ से देखो दो भी कॉमन में चला गया तो x प्लस कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर, यही बना इक्वल टू कितना 0। इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है e की पावर 6x प्लस 2y तो कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखें तो दो तो कॉमन आ गया तो हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हुआ 0। ये दो इक्वेशन बनी। अब यहां से बताओ कि कब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, क्या किया जाए, कब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। देखो इतना सोचना आना चाहिए आपको कि एक तो ये है और एक ये है, इक्वल टू कितना है 0। भाई दो संख्या समझ लो, दो बातें, इनका गुणा क्या है 0। तो यहाँ तीन संभावनाएं होती हैं, क्या क्या होती है, या तो पहला 0 दूसरे का कुछ वैल्यू तो गुणा कितना आएगा 0, या पहला 0 नहीं है दूसरे की कुछ वैल्यू 0 आएगी तो गुणा आंसर कितना आएगा 0, या फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं 0, या तो ये 0 या ये 0, ऐसा ही होगा। अब मुझे बताओ कि e की पावर कभी 0 हो सकता है क्या, e की पावर में क्या वैल्यू रखूं कि 0 हो जाए। भाई दो ही तो पार्ट है, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, एक पे बात कर लो। अब e की पावर में क्या रखें कि 0 हो जाए, e की पावर में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि वो रखने से क्या हो जाए 0। मैं e की पावर में मैं ऐसा क्या रख दूं यहाँ कि आंसर कितना आ जाए 0। एक ही केस में संभव है e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0। देखो e की पावर में और तो कोई भी वैल्यू होगी तो आंसर आएगा, e की पावर इनफाइनाइट तो कितना होता है इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब होता है 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट 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 का भाग लेगा तो कितना आएगा 0। तो e की पावर है ये कब 0 हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट बने तब 0 हो सकता है। अब इनफाइनाइट का तो पॉइंट क्या लेंगे, पॉइंट का मतलब ही नहीं है उसका, तो ये वाला भाग तो 0 हो नहीं सकता। अब ये समीकरण संतुष्ट करने के लिए इनको ही 0 होना पड़ेगा। तो ये समीकरण कब सेटिस्फाई करेंगे, जब x 0 होगा y 0 होगा तब आंसर कितना आएगा 0। x 0 रख दूं y 0 रख दूं तो दोनों 0 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो बिंदु या पॉइंट कितना आ गया आपके पास 0,0, बिंदु या पॉइंट कितना आ गया आपके पास 0,0। भाई दो पार्ट हैं, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, और उत्तर कितना लाना है 0। इसका मतलब ये इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू क्या होगा 0। चाहो तो इनको सोल्व कर लो, चाहो तो सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको 0 के बराबर ले लो, x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। ये हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इसको किससे गुणा कर लो 3 से गुणा कर लो, 3 से ये कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो लेकिन इतना देखने की जरूरत ही नहीं है आपके पास, भाई ये 0 होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वेशन 0 कब संभव है,
जब x 0 और y 0 पे सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब पॉइंट कितना आ गया, 0,0। अब क्या चेक करेंगे, आर एस टी। तो आर एस टी चेक कर लेना अब क्या आ रहा है, करो देखें। और तभी आप सोल्व कर पाओगे, नहीं तो ई की वैल्यू का क्या पता चलेगा। ये है ना, यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो ई की पावर कितना हो जाएगा, 0। और ई की पावर 0 फिर कितना हो जाएगा, 1। तभी तो आर का एस का टी का मान आएगा भाई। आर एस टी करोगे तो ई तो आएगा ना, और फिर 0 रखेंगे उसके अंदर तो ई की वैल्यू कितने हो जाएगी, 1। कैलकुलेशन बड़ी जरूर है, लेकिन ई का अगर कोई भी सवाल हो तो इस तरीके से फैक्टर देखने आपको कि क्या वैल्यू आएगी एक्स की और वाई की। इसकी तो है, और कोई पॉइंट नहीं है, और कोई काल्पनिक बिंदु जरूर आ सकता है, बाकी तो कोई पॉइंट नहीं है। भाई इन दोनों को सोल्व कर लो, इसको इक्वल 0 ले लो, इसको 0 ले लो, कंडीशन आ जाएगी, वो ऊपर पुट कर लो, 0 आएगा, या फिर कोई काल्पनिक आ सकता है ना। काल्पनिक लेंगे नहीं आयोटा वाला, बाकी कोई पॉइंट नहीं है। कितने चेक करो, करो देखे वैल्यू पुट करके क्या आ रहा है। तो पूरा समीकरण सेटिस्फाई करेगा ना फिर। जो पॉइंट बता रहे हो उससे मेरे हिसाब से एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी नहीं होगी। दूसरी भी हो रही है, कर देखे हो रही है। एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी नहीं होगी। एक ही होनी चाहिए ना। हम्म। तो कैलकुलेशन बड़ी है, उस सवाल से कोई मतलब नहीं, लेकिन सवाल मैंने इसलिए कराया कि जब ई की पावर का कोई टर्म आ जाए और फिर कि सर फैक्टर कैसे निकालें, तो ये तो देखो कभी जीरो बनेगा नहीं, तो बस इसी का सोचना कि इसको जीरो कैसे बनाना है, देख लेते हैं अभी, है ना।
तो बाकी कर लेना कोशिश। और क्या पॉइंट बता रहे हैं भाई तुम लोग? कितना? 3/10 और 1/10। 3 रखेंगे देखो इसमें, -3/10। आगे का भी तो सोचना पड़ता है ना। हम 2 से थोड़ी आगे, 2 से 2 और होंगे, है ना? ऐसे देखो, तो इस पॉइंट को चेक कर लेना, इससे कुछ हो नहीं पाएगा, है ना? इससे पता भी नहीं चल पाएगा और हो भी नहीं पाएगा। आगे चेक, घर जाके चेक कर लेना, इस पे कुछ मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे इससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर यहाँ ई की वैल्यू पता नहीं चलेगी कितनी आएगी। हाँ, तो एक बार चेक कर लेना घर पे, बाकी इससे कुछ मिलेगा नहीं, है ना? अब देखो अगला सवाल लिखो, ये घर पे कर लेना भैया ना, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखो, इसके भी इंपॉर्टेंट लगाना। त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि इसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं से, कि इसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं से, इसके तीनों शीर्ष बिंदुओं से तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी न्यूनतम हो। तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी क्या हो? न्यूनतम हो। कि एक पॉइंट देखना आपको त्रिभुज या ट्राइंगल के अंदर, कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स बी मिनिमम। इसके तीनों शीर्ष बिंदुओं से, एक सेकंड देखो, ये एक चीज और लिखो इसमें, है ना? तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी के वर्गों का योग, दूरी के वर्गों का योग न्यूनतम हो। दूरी के वर्गों का योग न्यूनतम हो। तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। पढ़ो इसको। अब इसमें क्या होगा कि समीकरण भी हमें खुद से बनाना पड़ेगा, समीकरण भी खुद से बनाना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? अभी तक जो सवाल दिए थे उनमें तो आपको क्या था? समीकरण दिया हुआ था भी। और इस सवाल में आपसे कहता है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु देखना आपको जिसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरियों के वर्गों का योगफल क्या हो? न्यूनतम हो। अब देखो, सवाल पढ़ते चले जाएंगे तो अपने आप सवाल बन जाएगा। देखो क्या कहता है। सबसे पहले तो कहता है एक त्रिभुज, तो ये हमने बना लिया सर त्रिभुज। त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, तो मान लेते हैं ये कितना हुआ, इसको कोई P नाम दे दो, इसको Q दे दो, इसको क्या दे दिया? R। अब कोई पॉइंट भी होगा x1 कॉमा कितना होगा? y1। इसको मान लेते हैं x2 कॉमा कितना होगा? y2। और ये कितना होगा? x3 कॉमा कितना होगा? y3। ये त्रिभुज हो गया अपने पास। इसके बाद कहता है कि त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु, अब बिंदु कहाँ है वो हमें नहीं पता, यहाँ मान लिया ये अंदर एक बिंदु है, अब होगा कहाँ वो तो अपन चेक करेंगे। उसके बाद कहता है कि इसकी तीनों शीर्षों बिंदुओं से दूरी, तो तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी ये मान लेते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, कोई ओ नाम दे दो इसको, ठीक है। तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी का क्या करना है? वर्ग या स्क्वायर, स्क्वायर करके उसका क्या करना है? जोड़ करना है। भाई सवाल यहीं से तो बन रहा है आपके पास कि सर एक त्रिभुज होना चाहिए, तो त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज के अंदर एक बिंदु होगा, कहाँ होगा हमें नहीं पता, कि ऊपर होगा, बीच में होगा, मान लिया कहीं भी। और जो अब ये पॉइंट जानते नहीं है, नहीं जानते तो उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? x, y। भाई त्रिभुज तो अपन ने बनाया, तो ये वर्टिसेस तो अपन जानेंगे ही। अब बीच वाला पॉइंट हम नहीं जानते, मतलब किसकी वैल्यू चाहिए आपको? x की और y की।
अब आगे क्या कहता है, इसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी, तो दूरी हो गई OP OQ और कितनी हो गई OR, और उसका क्या करना आपको, वर्ग या स्क्वायर, स्क्वायर करके क्या करना है, टोटल। तो यही तो कह रहा है, ये U इक्वल टू मान लेते हैं, क्या कह रहा है कि दूरी, दूरी का मतलब OP कितना हो गया OQ, और कितना हो गया बेटा OR, क्या करना है वर्ग या स्क्वायर, ये हमने कर लिया वर्ग या स्क्वायर, और सबका क्या करना है योग। यही तो कह रहा है पूरे सवाल में। अब वैल्यू पुट कर लो इसमें, U इक्वल टू OP, दूरी कैसे निकालते हैं भाई, और स्क्वायर और करना है तो दूरी वाले फॉर्मूले में अंडर रूट आता है, अंडर रूट नहीं आएगा, तो कितना होगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कौन सी दूरी हो गई OP। अब कौन सी निकालेंगे OQ, OQ कितना होगा बेटा x माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना होगा y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही कौन सी दूरी देखनी है OR, OR देखेंगे तो कितना होगा x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का क्या होगा होल स्क्वायर। ये सवाल बन गया आपका, यही तो सवाल था अपने पास। अब ऊपर क्या था उसको भूल जाओ, ये सवाल है मैक्सिमम मिनिमम, वैसे तो अगला खुद ही कह रहा है कि क्या होगा न्यूनतम। अब कैसे भी पूछ सकता है इस सवाल में कि एक बिंदु होगा, बिंदु दे देगा, फिर पूछेगा कि न्यूनतम होगा या क्या होगा अधिकतम, तो अपन करने को तो पूरा ही कर सकते हैं सोल्व, और न्यूनतम अगला खुद ही कहता है अगर मान लो, तो फिर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत किसकी है, बिंदु की। बिंदु तो एक बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक बार y के, और इक्वल टू क्या करेंगे 0, बिंदु आ जाएगा। न्यूनतम चेक ही नहीं करना कि न्यूनतम तो अगले ने दिया है, लेकिन उल्टा भी पूछ सकता है, कई बार बिंदु बताएगा और फिर पूछेगा कि न्यूनतम होगा या क्या होगा अधिकतम। तो दो तरीके सवाल बना सकता है, तो पूरा ही सोल्व कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना होगा 2x माइनस x1, अंदर चलेंगे तो इसका तो 1 और इसका कितना 0, ये तो कोई पॉइंट है, फिक्स वैल्यू है। y वाले का होगा नहीं, इसका होगा तो कितना होगा 2x माइनस कितना होगा x2, प्लस उस वाले का देखो 2x माइनस कितना होगा x3, यही हुआ। अब डेल यू अपॉन डेल y करेंगे तो y वाले का होगा, तो पहले पावर का होगा तो कितना होगा 2y माइनस कितना होगा y1, फिर उधर y वाला है तो 2y माइनस कितना होगा y2, और प्लस 2y माइनस कितना होगा y3। अब हम सीख के आए कि इक्वल टू किसके रखते हैं 0 के। अब जैसे ही इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, देखो बोर्ड पे, मैं यही तो सीख के आए कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई भी इक्वल टू 0। अब जैसे इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, दो तो कॉमन आके किस में चला गया 0 में, 1x 2x और 3x हो गए, तो कितना समीकरण लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं क्या 3x माइनस x1 प्लस x2 और प्लस कितना हो गया x3 इक्वल टू कितना 0। इस वाले में देखो दो तो कॉमन आके 0 में चला गया, y कितने हो गए बेटा 3, y कितने हो गए 3, तो 3y हो गया, और माइनस कितना हुआ, y की बात कर रहे हैं तो ये जाएगा y1 प्लस y2 प्लस कितना हो गया y3 इक्वल टू 0। अब वैल्यू किसकी चाहिए x और y की, तो पहले से तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, दूसरे से किसकी y की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन कितना हो गया 3, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं इसको। तो ऑप्शन इस तरीके के दे सकता है, ये बिंदु न देके कि केंद्रक होगा, इस तरीके के ऑप्शन दे देगा आपके पास कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये जो पॉइंट होगा ऐसी स्थिति में वो पॉइंट कौन सा होगा, केंद्रक या क्या होगा आपके पास सेंटर्ड होगा। अब अगर मिनिमम भी चेक करना है तो अब क्या करेंगे r s और क्या निकालेंगे t, तो यहाँ दोबारा से देखो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से कितना होगा 2, यहाँ से कितना 2, यहाँ से 2, तो r कितना हो गया 6, दोबारा से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, y है क्या नहीं है, r s निकाल लिया क्या हो गया t, y के रेस्पेक्ट में तो 2, 2 और 2 6 आ गया। तो पूरा कर लो, चाहे सॉल्व करो, देखे नोट।
तो सवाल को पढ़ना है, पढ़ते ही सवाल हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। एक एक शब्द की वैल्यू है सवाल में कि त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर बिंदु है, फिर शीर्ष या वर्टेक्स है, शीर्षों से दूरी देखनी है, दूरी का क्या करना है, वर्ग या स्क्वायर, स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना है। तो सवाल बन गया आपके पास, u इक्वल टू तो डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो कि त्रिभुज में तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरी के वर्गों का योग जो न्यूनतम होगा वो कौन सा बिंदु होता है, केंद्रक होता है, सेंटर्ड होता है। ये सोल्व होने लायक आसान है तो इसलिए सोल्व कर लेंगे। एक दो पॉइंट और हैं वो डायरेक्ट भी ध्यान रखने पड़ेंगे, उनकी कैलकुलेशन बड़ी है भी और फिर उनमें मेथड भी नहीं लगता क्योंकि वेरिएबल हो जाते हैं 3। मैक्सिमा मिनिमा कितने का सीखा है, 2 का। हम जैसे 3D में बात कर लेंगे, गोला होगा, घन घनाभ होगा, तो फिर वेरिएबल कितने हो जाते हैं, 3। तो फिर उसका सोल्व करना बहुत बड़ा है, इससे बढ़िया एक दो पॉइंट ध्यान ही रखेंगे। अब ये तो क्या 2D का था इसलिए सोल्व हो गया आसानी पूर्वक। अब देखो पॉइंट आएंगे, RST निकाल सकते हो भाई। बिंदु तो क्या आ गया आपके पास, बिंदु या पॉइंट तो कितना आया बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना हो गया 3, और ये हो गया आपके पास y1 प्लस y2 और प्लस कितना हो गया y3 अपॉन 3। अब वैसे तो सवाल वाले ने दे रखा है न्यूनतम, लेकिन मान लो न्यूनतम चेक भी करना हो तो किसकी वैल्यू देखेंगे, RST की। अब देखो 2 बार x के रेस्पेक्ट में करो, पीछे कितना आएगा 6, y के रेस्पेक्ट में 0 और ये कितना आएगा 6। अब क्या देखेंगे, RT माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो गया 36। 36 किससे बड़ा है, 0 से। अब किसको देखेंगे, R को, R 6 है, किससे बड़ा है, 0 से। तो क्या मिलेगा, निम्निष्ट या मिनिमा मिलेगा, तो निम्नतम मान प्राप्त होगा। क्या बनेगा आपके पास, निम्निष्ट या मिनिमा। और जब मिनिमा होता है तो कौन सा मान प्राप्त होता है, निम्नतम या मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो 2D के अंदर है इसलिए सोल्व भी कर सकते हैं। ये कर लो नोट, इसके बाद ये तो नोट कर लो, इसके बाद एक पॉइंट लिखो नोट लगा के। एक गोले के अंदर, एक गोले के अंदर अधिकतम आयतन, एक गोले के अंदर अधिकतम आयतन वाला आयताकार ठोस, वाला आयताकार ठोस एक घन होता है। आयताकार ठोस एक घन होता है।
कि कोई भी आपके पास स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर सबसे ज़्यादा आयतन वाला कौन सा आयताकार ठोस उसमें सेट हो सकता है, तो वो क्या होगा, घन या क्यूब होगा। तो ये ध्यान रखना भी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, मत कर दूंगा, घंटा भर लगेगी उसमें और फिर आप समझ में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये एक लाइन ध्यान रखना है ना, कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। कर लिया नोट? अब देखो, एक शब्द और आता है कई बार, पूरा सवाल न पूछ के मैक्सिमा मिनिमा का, और आपसे सिर्फ पॉइंट पॉइंट पूछेगा, और उस पॉइंट के लिए एक शब्द होता है, हेडिंग लगाओ, स्तब्ध बिंदु। क्या कहते हैं उसे? स्तब्ध बिंदु या स्टेशनरी पॉइंट। स्तब्ध बिंदु या क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। स्तब्ध बिंदु या क्या होगा आपके पास, स्टेशनरी पॉइंट। अब देखो, कोई भी सवाल दिया था, अभी पीछे हम मैक्सिमा मिनिमा के सवाल कर रहे थे, तो जैसे हमारे पास एक फलन या फंक्शन था एफ एक्स वाई, ठीक है। इस फलन या फंक्शन एफ एक्स वाई, या यू बराबर कह दो, यू इक्वल टू कितना था, एफ एक्स वाई, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या करते थे, 0, और एक हम करते थे डेल यू अपॉन डेल वाई और इक्वल टू क्या करते थे, 0। फिर किसके मान आते थे, एक्स के और वाई के। तो जो x के और y के मान आते थे, मान लो वो x का मान a आया और y का कितना आया, b, उन a b को इसमें रखने से समीकरण संतुष्ट होता था भाई, तभी तो मान कहेंगे उसको। यही तो चेक करते थे अपन, a, b इसमें रखा तो इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। अब फलन एफ एक्स वाई था, इसके लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 किया, और एक्स वाई के मान लो कितने आ गए, a और कितने आ गए, b, ठीक है। और बिंदु या पॉइंट कितना लिख देता हूं, a, b, ठीक है। अब जब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि एक सवाल में एक ही बिंदु आए। कई सवालों में देखा होगा कि 2 बिंदु भी आ रहे हैं, कई सवालों में हमने देखा कितने बिंदु आ रहे हैं, 3। तो ये जितने भी पॉइंट आते हैं, ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, स्तब्ध बिंदु। ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कि जब इसको जैसे सोल्व किया तो सर इस पे तो कुछ मिला ही नहीं, किसी पे क्या मिला, मैक्सिमा, और किसी पे मान लो क्या मिल गया, मिनिमा। ऐसा ही होता है भाई, सवाल में कुछ सवालों में एक ही पॉइंट आता है, कुछ सवालों में 2-3 पॉइंट भी आते हैं। तो जितने भी पॉइंट आते हैं आपके पास, वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, स्तब्ध बिंदु। तो कई बार सवाल देके, फंक्शन देके पूछेगा कि स्तब्ध बिंदु होंगे, तो नीचे पॉइंट ही पूछेगा, ऑप्शन में डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा ही नहीं आपसे। तो ये जितने भी पॉइंट प्राप्त होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, स्तब्ध बिंदु। अब ये सारे के सारे ये तो क्या हो गया आपके पास, स्तब्ध बिंदु या क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट हो गए। अब स्तब्ध बिंदुओं में से इस पे तो कुछ मिला नहीं, चलो इस पे मैक्सिमा मिल रहा है, इस पे मान लो क्या मिल रहा है, मिनिमा। कल मैंने कहा था मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए एक शब्द होता है, कौन सा, चरम मान। तो इन 2 पॉइंट पे क्या मिला है, इन 2 पॉइंट पे क्या मिला है, चरम मान। तो स्तब्ध बिंदु है, उन पे जरूरी नहीं है कि सब पे क्या मिले, चरम मान मिले। इसका मतलब सारे स्तब्ध बिंदु क्या नहीं हो सकते, चरम बिंदु हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। लेकिन जिन पे चरम मान मिला है वो सारे के सारे कहाँ से आए हैं, स्तब्ध बिंदु में से आए। तो पहले तो ये लिखो, फिर इसका एक रिजल्ट लिखेंगे आगे। ये लिख लो पूरा, है ना, स्तब्ध कहलाता है
भाई जिन बिंदुओं पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा उन्हें क्या कहते हैं? चरम बिंदु कहते हैं। जिन पे चरम मान प्राप्त होगा उन्हें क्या कहते हैं? चरम बिंदु। लेकिन सब पे प्राप्त हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ में देखा है, कुछ में संदिग्ध स्थिति आती है और कुछ में डायरेक्ट ही दिखता है कि कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। कब प्राप्त नहीं होता है? अभी कल लिखवाया था, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन क्या हो जाता है? 0, तब न तो मैक्सिमा प्राप्त होगा नहीं क्या होगा? मिनिमा। लिख लिया यहाँ तक। अब नीचे लिखो, उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक चरम बिंदु, उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक चरम बिंदु, उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक चरम बिंदु एक स्तब्ध बिंदु होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक चरम बिंदु एक स्तब्ध बिंदु होता है। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज ए स्टेशनरी पॉइंट। प्रत्येक चरम बिंदु एक स्तब्ध बिंदु होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य होना, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। परंतु इसका विलोम सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज ट्रू। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और लिखिए, अनिर्धारीय गुणकों की, अनिर्धारीय गुणकों की, अनिर्धारीय गुणकों की लेग्रांज विधि, अनिर्धारीय गुणकों की लेग्रांज विधि, अनिर्धारीय गुणकों की लेग्रांज विधि, Lagrange's method for undetermined multipliers, Lagrange's method, Lagrange's method for undetermined multipliers। अब देखो, इसमें सवाल तो कोई पूछने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें कोई छोटा सवाल होता ही नहीं है, और सवाल पूछेगा उसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कोई वैल्यू आती हो, फिक्स वैल्यू, तो सवाल तो इसमें एग्जाम में बनेगा नहीं। तो एक बार तो ये सवाल भी पूछा गया कि अनिर्धारीय गुणकों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए विधि किसकी है? तो किसकी विधि है? लेग्रांज की। तो एक सवाल तो ये है। अब इसका जो बेसिक मेथड होता है, अब उस मेथड में कहीं से कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो इसका तरीका क्या होता है सोल्व करने का, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जैसा जैसा लेग्रांज ने कहा है वैसा वैसा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग तो लगा लो, लेग्रांज गुण, वो अनिर्धारीय गुणकों के लिए लेग्रांज विधि। अब देखो इसमें होता क्या है, कोई भी फंक्शन होगा इसमें, तो वो फंक्शन अभी तक तो कितने चरों का पढ़ के आए थे? 2 का। अब जो फंक्शन होगा वो कितने चरों का होगा? 3 का। तो फंक्शन होगा f, x, y और कितना? z का। अब जब भी 3 का फंक्शन देगा तो उसके साथ कोई कंडीशन और देगा। कंडीशन का मतलब कि ऐसा दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, या कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया, और कुछ वैल्यू 1 दे दिया। एक कंडीशन भी दे सकता है और कितनी दे सकता है? 2 भी। एक भाई मेन सवाल तो ये है ही आपका। लेकिन अभी तक जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ के आए वो कितने वेरिएबल का? 2 का। अब ये कितने का है? 3 का। तो जब 3 का मैक्सिमा मिनिमा पूछे, पहली बात, अब जब 3 का पूछेगा तो उसके साथ क्या देगा? कंडीशन। एक कंडीशन भी दे सकता है और कितनी दे सकता है? 2 भी। तो अपन लेके चलेंगे एक कंडीशन, जैसे एक कंडीशन सोल्व होगी वैसे ही 2 का भी सोल्व हो जाएगा, अभी बता दूंगा मैं। तो इसे तो दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखो कोई कंडीशन देगा, अब कंडीशन को कह देंगे कि कंडीशन को कोई फाई नाम दे दिया, और कंडीशन भी किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड, और इक्वल टू कितना मान लेते हैं? 0। कंडीशन हो गई आपके पास। इसे दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण 1 और 2 में हम क्या करते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से लेते हैं इसका टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव कितना होता है? du। एक बार f का किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, और कितना आएगा? dx।
फिर f का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा dy, फिर f का किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, और कितना आ गया dz। ये तो कहाँ से आया, पहली इक्वेशन से। दूसरी से क्या आएगा बेटा, इधर तो जीरो है तो चाहे इधर लगा दो तुम जीरो, अरे उधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, है ना। ये कितना हो गया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई और कितना होगा डी वाई, और डेल फाई अपॉन डेल जेड और कितना हो गया डी जेड। अब जब सवाल होगा तो वहाँ तो सोल्व हो जाएगा भाई। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड होता तो एक बार x के रेस्पेक्ट में करते तो कितना आता 1, तो कितना हो जाता है यहाँ dx, y का 1 हो जाता तो कितना हो जाता dy, और z 1 होता तो कितना हो जाता dz। तो क्या कंडीशन बन जाती है, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0, ऐसा ही बनता। अब सवाल होगा तो सोल्व हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसे इक्वेशन थर्ड दे दो, इसे क्या दे दो इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन प्लस करेंगे, एक शब्द लिखा हुआ या अनिर्धारीय, अनिर्धारीय का मतलब जो अभी निर्धारित नहीं है, लिखा हुआ है ना एक शब्द कि अनिर्धारीय, और गुणांक का मतलब कोई साथ में लगेगा किसी के, भाई किसी के साथ में लगेगा उसे क्या कहते हैं, गुणांक या मल्टीप्लायर कहते हैं। तो अनिर्धारीय गुणांक की लेग्रांज विधि। अब यहाँ आपको क्या करना है, 3 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन है, यहाँ आपको एक अनिर्धारीय गुणांक क्या लेके चलना है, लेम्डा। अनिर्धारीय गुणांक क्या लेके चलना है, लेम्डा। अब वो लेम्डा कैसे लेना, जैसे मान लो कोई सवाल बना तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से लेना है। जैसे मान लो ये ऊपर वाली लाइन मैंने कोई किसी सवाल में सोल्व करी, सपोज करो ये सवाल था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो सवाल है, और ये कंडीशन आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 0, ये कंडीशन, ठीक है। अब जैसे ही इसको सोल्व करेंगे यहाँ x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो कितना आएगा बताओ, du बराबर कितना होगा 2x dx प्लस कितना होगा 2y dy और प्लस कितना होगा 2z dz। इसका कितना आएगा 0, dx प्लस dy प्लस कितना होगा dz, यही बनेगा आपके पास, यही तो आएगा। अब आपको क्या करना, लेग्रांज मेथड कहता है कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण 3 तो ऐसा का ऐसा लिखना है, और प्लस में क्या करना है, समीकरण 4 से गुणा कराना किसको, इस अनिर्धारीय गुणांक लेम्डा को। अब लेम्डा की वैल्यू लेम्डा भी ले सकते हो। अब जैसे इस सवाल में, और क्या करना आपको प्लस, अब जैसे इस सवाल में कराऊंगा तो कितना होगा बताओ, इधर तो हो गया du, इधर ये तो ऐसा का ऐसा, ये किससे गुणा होगा, लेम्डा से, तो ये हो गया 2x प्लस लेम्डा, बाहर कितना आ गया dx। अब जरूरी नहीं कि लेम्डा ही गुणा कराएं, अब देखो यहाँ 2x आ रहा है, यहाँ लेम्डा, तो क्या ले लूंगा 2 लेम्डा भी ले सकते हैं, ताकि 2 क्या आ जाएगा इसमें से कॉमन, तो कैलकुलेशन क्या रहेगी आसान। ये सवाल करने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि लेम्डा ही ले, हम क्या ले सकते हैं 2 लेम्डा। लेकिन मेथड में एक बार हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि थर्ड इक्वेशन तो एज इट इज, और फोर्थ इक्वेशन को अनिर्धारीय गुणांक या अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर किससे गुणा करते हैं, लेम्डा से। अब देखो गुणा करके लिखेंगे तो बताओ क्या बनेगा, इधर तो du प्लस लेम्डा इंटू 0, तो कितना हो गया बेटा du इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स। अब लिखने में बड़ा लग रहा है, बाकी जब सवाल करते हैं तो दिख रहा होगा आपको कि वैल्यू आ जाती है, और इनटू कितना होगा dx प्लस, यहाँ से देखो बेटा डेल एफ अपॉन कितना होगा डेल वाई प्लस लेम्डा डेल फाई अपॉन कितना होगा डेल वाई, और ये कितना होगा आपके पास dy, ठीक है, प्लस ये हो गया डेल एफ अपॉन कितना हो गया डेल जेड प्लस लेम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड, और ये कितना हो गया dz। यहाँ तक कर लिया। अब देखो अब क्या करते हैं हम, ये जो आपके पास गुणांक आते हैं dx के, dy के और dz के, इन गुणांकों को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। 0 के बराबर रखने से कितने समीकरण मिलेंगे, 3। भाई ये 0 के बराबर, वो इसीलिए मैंने कहा था ना कि 2x प्लस लेम्डा की जगह क्या ले लेते हैं 2 लेम्डा, ताकि ये रखा तो किसके बराबर जाना है 0 के, ताकि फिर कैलकुलेशन आसान रहे x प्लस लेम्डा, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे फिर आसान x प्लस लेम्डा। लेकिन मेथड पे ध्यान दो आप तो कि भाई ये फंक्शन दिया रहेगा आपके पास, ये उसका प्रतिबंध या कंडीशन रहेगी, यहाँ से टोटल डेरिवेटिव करेंगे 3 और 4, फिर लेग्रांज विधि कहती है कि एक आपको अनिर्धारीय गुणांक क्या मल्टीप्लाई कराना है लेम्डा।
लेमडा मल्टीप्लाई कराने के बाद इस तरीके से ऐड करके लिखना है। अब ये जो dx dy dz के गुणांक किसके बराबर रखते हैं? 0 के। तो देखो क्या बन जाएगा, एक बार पूरा लिख देता हूं मैं। अब यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। एक तो होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन कितना? डेल एक्स, और इक्वल टू कितना? 0। एक आएगा सर डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन डेल वाई, और इक्वल टू कितना? 0। एक आएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन कितना? डेल जेड, इक्वल टू कितना? 0। अब ये इक्वेशन ऐसी आएंगी कोई, जैसे अभी सवाल बताया था, x प्लस लेमडा इक्वल टू 0, वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, जेड प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ऐसी वैल्यू आएंगी कोई, सवाल करेंगे। अब जब सवाल करके बाद इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सोल्व। इन तीनों इक्वेशन, जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इन तीनों को क्या करेंगे? सोल्व। अब सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया? ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया? 3 लेमडा। अब x प्लस वाई प्लस जेड की मान लो कोई वैल्यू होगी शुरू में, 0 होगी तो 0 रख देंगे, और मान लो कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दी हुई है सवाल में, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और ये हो गया 1/3 किसकी वैल्यू आ गई? लेमडा की। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई, और वो लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की, y की और z की। तो यहाँ कितनी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? 4। पहले किसकी? लेमडा की। लेमडा की वैल्यू को काम में लेके किसकी? x की, y की और z की। तो नीचे अब थ्योरी के रूप में लिख देता हूं कि मेथड क्या कहता है। इनको कोई नंबर दे दो। इक्वेशन कितने दे दिए थे पीछे? 4 दे दिए ना। चलो, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये क्या हो गया? 7। अब क्या करेंगे? समीकरण इक्वेशन 5, 6 और 7 को हल करने पर और एक 2 नंबर भी काम में आएगी, है ना? 2 से ही तो वैल्यू रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को हल करने पर किसके मान प्राप्त हो जाएंगे? लेमडा x, y और z के मान प्राप्त होंगे। लेमडा x, y और z के मान क्या होंगे आपके पास? प्राप्त होंगे। अब लेमडा x, y, z की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इन x, y, z की वैल्यू को ये जो सवाल दिया हुआ उसमें काम में ले लेंगे। जो x, y, z की वैल्यू आएंगी उसको इसमें काम में ले लेंगे, और उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मैक्सिमा या मिनिमा प्राप्त हो जाएगा, है ना? अभी ऐसे तो नहीं होगा प्राप्त जितना मैं कह रहा हूँ आसानी पूर्वक, है ना? तो इतना नोट कर लो एक बार, ये है ना। अब जैसे किसी सवाल में 2 दे देगा कंडीशन, कितनी? 2। तो 2 दे देगा तो एक लाइन तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक कंडीशन और होगी तो तीसरी और आएगी, तीसरी लाइन और आएगी ना। यहाँ भाई 2 कंडीशन दे देगा तो 3 लाइन आएगी यहाँ। फिर इस वाले के लिए तो कितना मान लिया हमने? लेमडा। और तीसरी कंडीशन के लिए कोई एक गुणांक और मानना पड़ेगा, म्यू मान लेंगे। तो यहाँ कितने पद आएंगे? 3, एक x का, एक लेमडा के साथ और एक किसके साथ? म्यू के साथ, फिर dx। तो फिर वहाँ 5 वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेंगी, लेमडा की, म्यू की और x, y और किसकी? z की। तो ये मेथड है, लिखने को लिख लो, बाकी सवाल इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये है। अब जैसे अभी जो नोट लिखवाया था आपको, इससे पहले एक नोट लिखा था क्या अपन ने? गोले वाला लिखा था ना। तो वो गोले वाले गोले का समीकरण आएगा, समझ रहे हो ना बात को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई त्रिज्या कोई भी हो सकती है गोले की। और फिर उसमें क्या था? आयताकार ठोस, वो भी 3D में। तो आयताकार ठोस और वो भी 3D में, और उसका भी क्या? आयतन। तो V बराबर क्या होता? आयतन क्या होता है 3D में? घन घनाभ का। भाई नॉर्मल से नॉर्मल देखें तो एक्स वाई जेड तो मान के चलेंगे, x इंटू वाई इंटू कितना होगा? z।
तो वो लेके चलना पड़ेगा फिर आपको। फिर ये कौन सा मेथड लगेगा, लेग्रांज, तब जाके वो सवाल होगा गोले वाला। अभी जो नोट लिखा था ना कि घन प्राप्त होगा, बाकी सवाल सिंपल ही पूछे गए हैं आज तक, हर एग्जाम में आता है वैसे लगभग सवाल, लेकिन 2-3 सवाल ही ऐसे हैं जो आते रहे हैं। एक सवाल है जो 4-5 बार आया, एक सवाल 1-2 बार पूछा गया है। बाकी इसमें छोटे सवाल होते नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल का है। कितने काम करने पड़ते हैं, 5 तो करने ही पड़ते हैं। ये है, ये लिख लिया क्या, अगला पेज देखो। कर लिया क्या नोट सबने? तो नीचे लिख लो, इस विधि को लेग्रांज की अनिर्धारीय गुणकों की विधि कहते हैं, है ना। इस विधि को लेग्रांज के अनिर्धारीय या लेग्रांज की अनिर्धारीय गुणकों की विधि कहते हैं। इस विधि को लेग्रांज की अनिर्धारीय गुणकों की विधि कहते हैं। कर लिया नोट सबने? अब एक सवाल लिखो, देखें। इसका नहीं है सवाल, पुराना ही है ना। u इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 y टू 3 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और बिंदु या पॉइंट भी बता देता हूँ इसमें। x इक्वल टू आपको पॉइंट देगा 1/2 और y इक्वल टू 3/8। x इक्वल टू पॉइंट है 1/2 और y इक्वल टू दिया हुआ है 3/8। तो इस पॉइंट पे चेक करना है। तो इससे कोई नुकसान नहीं, कई सारे काम सीख रहे हैं अपन। समीकरण सोल्व करना सीख रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, हर सवाल में कर रहे हैं क्या अवकलन, तो कई सारे काम हो रहे हैं अपने। बाकी किताब में 2-5 सवाल और भी हैं, उनको करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1-2 सवाल तो बहुत ही बड़े सवाल हैं। तो बस जितने कराए हैं उतने की आवश्यकता है, इसके अलावा और कोई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नहीं है, 2-4 सवाल ही और मिलेंगे आपको। तो किसी की इच्छा हो तो भी मत करना, है ना। वैसे तो होगी नहीं इच्छा, और हो तो भी मत करना, है ना। तो इतना काम है मैक्सिमा और मिनिमा में, बाकी देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है।